अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर खुशनूदुर रहमान। आज हम एक ऐसे ऑर्गेनेली के बारे में सीखना चाहते हैं कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें तकरीबन 97% हेरिडिटरी मटीरियल मौजूद है, जो बहुत से चीज़ों को कंट्रोल करता है। इससे बहुत से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन्स इसमें मौजूद होते हैं। जी हाँ, हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस को बाज़ लोग इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बाज़ चीज़ें ब्रेन के बगैर जिंदा हैं। मसलन प्रोकैरियोट्स में पैदाइशी ब्रेन नहीं है, और ये फ्लोएम के अंदर, मतलब जो सीव ट्यूब्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी के अंदर नहीं है। तो ये फैसला आप खुद कर रहे हैं। बहरहाल, अगर हम न्यूक्लियस को देखें ना, तो न्यूक्लियस के लिहाज से पूरे डोमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन हुई है। आपको पता होगा कि सुपर किंगडम होता है, यानी डॉक्टर खुशनूद, पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स, डी फॉर डोमेन, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीशीज। तो यहां पर हम डोमेन की बात करते हैं, तो हमारे पास दो बड़े डोमेन हैं। एक का नाम है प्रोकैरियोट्स। क्या है? प्रोकैरियोट्स। दूसरे का नाम क्या है? यूकैरियोट्स। क्या है? यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें जनाब, इसमें मौजूद नहीं है न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स को इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। तो सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन ये है। दूसरे भी कई एक हैं, लेकिन अब फिर डोमेन आर्किया, मतलब ये आर्किया और बैक्टीरिया का जो है ये चला जाता है उधर प्रोकैरियोट्स के डोमेन में, और फंजाई, प्रोटेस्टा, एनिमल्स और प्लांट्स का जो किंगडम्स हैं ये यूकैरियोट्स के डोमेन में आ जाते हैं। इन सब की बुनियादी वजह न्यूक्लियस है। इसके लिए टर्म कैरियन भी यूज होता है। कैरियन का बुनियादी मतलब है नट। नट मतलब जहां पर कैरियो का लफ्ज इस्तेमाल होगा, वहां न्यूक्लियस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। कैरियो, लिम्फ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है ना, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, और ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। हमारे पास अगर न्यूक्लियस को कंसिडर करें, तो एक तो ए न्यूक्लिएटेड है। अब ए न्यूक्लिएटेड का मतलब ये है कि ये वो सेल्स होते हैं जो विदाउट न्यूक्लियस हैं। अब प्रोकैरियोट्स में तो ये रीजन न्यूक्लियोइड कहलाता है, वहां तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, गैर वाज़ेह न्यूक्लियस है। वो बात तो फिर उधर चली जाएगी, अलग चैप्टर है। और ये जो आम यूकैरियोट्स लिख देते हैं, जैसे आरबीसीज हैं, जैसे सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब फ्लोएम के, ये एन्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी इसके साथ वाबस्ता है। तो अगर ये है तो कभी सेल एक, दो या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जी हां, इस तरह मोनोकैरियोटिक, ये जो है इसके अंदर वन न्यूक्लियस है, ठीक है।
ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, हिस्सा खत्म। अच्छा, अब इसमें है डाई या बाई कैरियोटिक। तो एक सेल है और उसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, तो इसको डाई या बाई कैरियोटिक कहेंगे। एक है पॉलीन्यूक्लिएटेड या पॉलीकैरियोटिक। तो पॉलीन्यूक्लिएटेड या पॉलीकैरियोटिक किसे कहते हैं? एक सेल है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो इस सेल को बेसिकली सुपर सेल भी कहते हैं। ये अमूमन जब साइटोकाइनेसिस नहीं होती, ये ईटा का एक एमसीक्यू भी है कि कैरियोकाइनेसिस is not followed by cytokinesis and several karyokinesis takes place, न तो नतीजे के तौर पर एक सुपर सेल बनता है। तो ये जो है, जिस तरह मोल्ड्स में है, जिस तरह प्लाज्मोडियम में है, तो जिस तरह वोचेरिया में है, जिस तरह सिंजोस्पोर्स में है, तो ये पॉलीन्यूक्लिएटेड हैं। अब ये न्यूक्लियाई से अगर हम इसका स्ट्रक्चर जानना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर 4 बेसिक आपके इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। साथ में इसके आगे आप चाहें तो बहुत से चीज़ें और भी हैं, जैसे कजाल बॉडीज़ हैं, जैसे पीका है। तो ये भी कुछ हवाले उसके भी दे देंगे। तो बहरहाल आप इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं तो 4 चीज़ें आप पढ़ लो और आपके ये जो एलिमेंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट सी लेवल है, इसका हो जाएगा। बीएस के लिए मैं कुछ हैंड्स दे दूंगा, लेक्चरशिप्स के लिए हैंड्स दे दूंगा, इंशाल्लाह वो भी आपके काम आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा पॉइंट है वो है न्यूक्लियोलस, और फोर्थ जो इसका स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्रोमोसोम। तो हम 1, 2, 3 और 4 चीजें पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोलस, और फोर्थ पॉइंट है क्रोमोसोम्स। ये फोर्थ पॉइंट कहलाता है क्रोमोसोम्स। तो अगर इसका पहला पार्ट देखें, ये कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप। इसके साथ ऐसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लगे होते हैं लैमिन प्रोटीन्स का। ये न्यूक्लियर लेमिना के इसको सहारा देता है और ये डबल मेम्ब्रेनिक है। इसका एक आउटर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूटी में है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड वाइस वर्सा। अब यहां पर इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसके साथ इसके ये कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे हुए है। यानी ये इस पूरे एरिया को घेरे हुए है, और इधर 20 to 40 जो है नैनोमीटर का एक जो स्पेस होता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये जब इसके अंदर जाते हैं तो यहां आपको कैरियोलिम्फ मिलेगा, यहां आपको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा। अब इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर
आपके सिलेबस में है कि इधर न्यूक्लियोलस है, आपके सिलेबस में है कि इधर क्रोमैटिन मटेरियल है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए बनना है, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनना है, यहाँ पर डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। तो सबका ये जो मटेरियल है इधर मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म ये कैसे ये थिक होता है, कई टाइम्स, फ्यू टाइम्स ये जो है ये डेंसर होता है। तो इस डेंसिटी की वजह से इसमें ये न्यूक्लियोलस बहाल है, इस डेंसिटी की वजह से इसमें ये न्यूक्लियोलस बहाल है, क्योंकि यहां इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और एक रूल है जिसे कहते हैं 1/10 रूल। बाकी ये 5 to 25 माइक्रोन मीटर कहीं भी हो सकता है, लेकिन 1/10 रूल हम स्टैंडर्ड सेल जो लेते हैं वो 100 माइक्रोन मीटर लेते हैं, तो 10 माइक्रोन इसका स्टैंडर्ड लेता है, 1/10 रूल। ठीक है, तो एक्सेप्शंस तो हर जगह है, वो तो चलती रहती है। बहरहाल अब इसके अंदर देखें तो दूसरी चीज आपको मिलेगी न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा? अब ये जो दूसरी चीज मिलेगी न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, कैरियोलिम्फ की बात कर रहे हैं। तो ये पूल है एक किस्म का, इसमें आपको हर किस्म की बॉडी मिलेगी। मिसाल के तौर पर पीका, मिसाल के तौर पर कजाल बॉडीज, मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटीन मटेरियल, मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स, और ये सारे इसमें मिलेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हम आते हैं इधर न्यूक्लियोलस की तरफ। न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियोलस के हम 2-3 हिस्से कर सकते हैं। मैं इधर 3 हिस्से करना पसंद करूंगा। सेंट्रल फिब्रिलर, रीजनल फिब्रिलर, और फिर है ग्रेनुलर रीजन। सेंट्रल फिब्रिलर, तो इसके 3 हिस्से एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अच्छा, अब न्यूक्लियोलस का जहां तक ताल्लुक है तो न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनिक है, नॉन मेम्ब्रेनिक है। इसका मतलब ये है कि ये कंडेंस्ड एंजाइम्स हैं और इसका सर्वाइवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कायम होगा तो न्यूक्लियोलस होगा। प्रोफेज में गायब होता है तो ये गायब हो जाता है, और फिर टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है तो ये भी वापस आ जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आपस में मोटू पतलू हैं। तो कंडेंस्ड एंजाइम्स हैं। अच्छा, इसमें ये सर्वाइवल के लिए है। प्रोफेज के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, और टीलोफेज के अंदर ये अपीयर रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर इस न्यूक्लियोलस के रीजन देखें तो इधर ये एक क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। उस क्रोमोसोम का एक खास रीजन होता है, उस रीजन, इस क्रोमोसोम का एक खास नाम होता है, और उस क्रोमोसोम के साथ उस क्रोमोसोम के साथ ये अटैच होता है इधर।
तो अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें तो इसका ये सेंट्रोमर है, ठीक है, ये इसका आर्म है, ये इसका टीलोमर है। लेकिन आप देख रहे हैं ये बग्स बनी की तरह इसके दो बड़े बड़े कान से बने हुए हैं। ये बेसिकली सैटेलाइट्स कहलाते हैं और ये जगह न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहलाता है और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहलाता है। अब इस जगह के साथ हम कह सकते हैं कि इसके दो रीजन हैं, सेंट्रल फेब्रिलर और बाहर ग्रेनुलर, यानी ये एक ग्रेनुलर रीजन है और एक फेब्रिलर रीजन है। अब फेब्रिलर रीजन को मजीद आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फेब्रिलर सेंटर एक कहलाता है और एक कहलाता है फेब्रिलर कंपोनेंट। फेब्रिलर सेंटर और एक कहलाता है फेब्रिलर कंपोनेंट। तो भाई ये हम न्यूक्लियोलस में इस तरफ आ रहे हैं कि इसके आप कह सकते हैं कि ये जिस क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है वहां पर आरडीएनए होता है। उस आरडीएनए का नाम फेब्रिलर सेंटर है और यहां पर इसके जो आरएनए मौजूद होता है उस रीजन को आप फेब्रिलर कंपोनेंट कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली फेब्रिलर रीजन कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाहर प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं तो उसको फिर ग्रेनुलर रीजन कहते हैं। ये सैटेलाइट है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये आरडीएनए है। इस आरडीएनए से आरडीएनए बनता है, तो आरडीएनए बनता है तो इससे बनता है आरआरएनए। आरआरएनए दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है तो उसके साथ एक के साथ न्यूक्लियर प्रोटीन्स मिल जाते हैं और जब न्यूक्लियर प्रोटीन्स मिल जाते हैं तो एसएसयू बनता है और एक के साथ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो जब वो मिल जाते हैं तो एलएसयू बन जाता है। इस तरह से राइबोसोम बनता है और ये न्यूक्लियोलस 1 to 4 पर सेल है नॉर्मली। ये 1 से लेकर 4 तक मौजूद हैं और ये राइबोसोम बनाने में, सेल डिवीजन में, स्पिंडल फॉर्मेशन में, सारा में तो प्रोटीन की जरूरत होती है और ये तो प्रोटीन बनाने के कारखाने बना रहे हैं, प्रोटीन बनाने के फैक्ट्रीज बना रहे हैं। क्योंकि प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ है? न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस क्या है? कंडेंस्ड एंजाइम्स हैं। और ये क्यों कायम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। जिस दिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, जैसे प्रोकैरियोट में है, ये भी डिसअपियर हो जाएगा। अब 4th रीजन है क्रोमेटिन मटेरियल। जल्दी जल्दी बता देता हूं। क्रोमोसोम्स के आर्म्स होते हैं, सेंट्रोमर होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, इस पे टीलोमर होते हैं और इसमें फिनोमेना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। अब हैप्लॉइड गैमीट नंबर है, हैप्लो कहते हैं अकेले को, और ये गैमीट 6 सेल्स जो होते हैं स्पर्म और एग। और फिर डिप्लॉइड, चूंकि प्लॉइड ये 2 सेट्स आ जाते हैं तो ये जाइगोट नंबर है। आसान जुबान में जाइगोट लफ्ज जाइगान से निकला है जिसका मतलब है पेयर, जोड़ा। तो यहां डिप्लो आ जाते हैं 2। यानी अगर हम कहें ना
कि एक क्रोमोसोम ये हैप्लॉइड है भाई, इंसान में 23 क्रोमोसोम है तो 1 2 3 4 और 23 तक, और अगर हम कहें कि ये डिप्लॉइड है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये जोड़े बन जाते हैं, ये डिप्लॉइड है। अब हर क्रोमोसोम का जोड़ा आ गया है, इसीलिए कहते हैं बैक्टीरिया आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके ज्यादा क्रोमोसोम भी डिस्कवर कर लें ना तो वो डिप्लॉइड नहीं है, क्योंकि उस जैसा दूसरा नहीं है। तो अगर ये तो 23 पेयर्स हैं और वो पेयर नहीं है, तो वो जीनोम हैप्लॉइड है, ये जीनोम डिप्लॉइड है। और फिर पॉलीप्लॉइड ये है कि अगर टेट्राप्लॉइड है, जैसे हमारा लिवर, माउस का लिवर, मैमल्स का लिवर टेट्राप्लॉइड है, जैसे हमारी स्किन ऑक्टाप्लॉइड है, जैसे उसमें 8 जोड़े हैं, जैसे गंदम हेक्साप्लॉइड है। तो हम कहते हैं कि भाई 1 2 3 2 2 2 3 3 3, तो इसको हम कहते हैं कि इसको एक्स से जायद करते हैं अमूमन प्लाइडी को, फिर इसको कहते हैं पॉलीप्लाइडी। ट्रिप्लॉइड सारे जितने भी हैं इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड है। अब इसमें ड्रोसोफिला के अंदर 8 हैं, ह्यूमंस के अंदर 46 हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ नंबर हैं। वो तो क्रोमोसोम का पूरा एक चैप्टर डिस्कस होगा, तब बात होगी। अब न्यूक्लियस के बारे में इतना जान लेते हैं कि ये क्रोमेटीन मटेरियल है, और आगे वो पूरा चैप्टर है, इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूक्लियस है, इसके बगैर सेल ज्यादा सरवाइव नहीं करता। जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसको प्रोकैरियोट कहते हैं, जिसमें हो उसको यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट्स में आरबीसीज और फ्लोएम सेल्स के सीट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और ये बाकी सेल्स में मानो, डाई और पॉलीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे।